ड्रीम बिग सीरीज का एक और नया शुमारा लेकर हम मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये जो सीरीज है ऐसे तलबा और तलबात की कहानी है जो इस वक्त कश्मीर से तो है लेकिन इस बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ मास्टर्स में या बैचलर्स कर रहे हैं, या कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो डॉक्टरेट के लिए गए हैं बाहर। तो उनसे हम तफसीलन बात करते हैं। उनसे बात करने का हमारा ये मकसद है कि उनसे हम ये जाने कि जिस सीढ़ी या जिस रास्ते से वो वहां तक पहुंचे वो रास्ता कौन सा था। तो उसी रास्ते की तलाश में हम भी निकल पड़े हैं। आज इसी ज़मन में हमने मौजू किया है कौसर अली ख्वाजा को, जो इस वक्त साउथ कोरिया की एक मखसूस यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रहे हैं। तफसीलात हम बाकी यहीं से हासिल करेंगे। कौसर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। जी कौसर, सबसे पहले हम भी और हमारे नाज़रीन भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि कौसर कश्मीर में कहाँ से है। जी मैं मागाम कस्बा ज़िला बडगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, हमें इसके बाद ये भी बताइएगा कि तालीमी बैकग्राउंड क्या रहा है आपका। अ, मेरा अभी जो करंट मेजर से स्टार्ट तो मेरा मेजर अभी अप्लाइड फिजिक्स फिजिक्स है। तो स्कूलिंग मेरी कश्मीर में ही हुई है, खान मुनीस पब्लिक स्कूल लवेपुरा श्रीनगर से। तो मेरा +2 जो है वो दिल्ली में हुआ है, CSKM पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मेरा बैचलर्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ है, और मास्टर्स 1 साल जामिया मिलिया से, पर वो ड्रॉप आउट किया हूँ। फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स जो वो दोंगा यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया में हुआ। तो अभी करंटली मैं अभी यूनिस्ट उल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया में अभी डॉक्टरेट कर रहा हूँ। कई सारे ऐसे तलबा जो यहाँ ख्वाहिशमंद होते हैं और चाहते हैं कि हम बाहर जाए पढ़ने। बिलखुसूस जामिया मिलिया का आपने जिक्र किया, वहां आपने मास्टर्स अधूरा ही छोड़ा, इसके पीछे कोई खास वजह? अ, मैं तो पहले वहाँ पे खैर इलीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब था तो दिल्ली में जाने का शौक था। तो या पहले मैं कश्मीर में जब था तो पहले बाहर पढ़ने का शौक था। तो फिर जब बाहर आ गया तो फिर IITs या AMU या जामिया मिलिया में पढ़ने का शौक हुआ। तो फिर इलीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, तो उसके बाद दिल्ली आने का शौक हुआ, जामिया मिलिया। तो वहाँ पे फिर थोड़ा-सा जो अंदर जो ख्वाहिश थी कि किस तरीके से मैं पढ़ना चाहता हूँ, ख़ासकर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रिसर्च बेस्ड पढ़ाई करना चाहता था। तो जामिया मिलिया में मैंने MSc इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइन किया था, तो मुझे वहाँ पे वो माहौल नहीं मिला, रिसर्च माहौल। तो पूरा एकेडमिक माहौल था, थ्योरेटिकल माहौल, सारा सिस्टम था। तो उन्हीं दिनों में मेरे कुछ सीनियर्स थे जो बाहर ऑलरेडी साउथ कोरिया में पढ़ाई कर रहे थे। तो उनकी सजेशन से और मेरे अपने घर में सिस्टर और ब्रदर की सजेशन से फिर मैंने भी साउथ कोरिया में अप्लाई कर दिया था। तो उसी यूँ कहे तो मास्टर्स के पहले साल से ही मैंने बाहर अप्लाई शुरू किया था। तो फिर जब कंफर्मेशन हुआ मेरा कि मैं यहाँ अब आ रहा हूँ, तो फिर मैंने फिर जामिया मिलिया में फिर वहाँ पे छोड़ दिया। मुझे लगा कि नहीं, बाहर जो है वो बेहतर ऑप्शन है पढ़ाई का, जिस जिस तरह से मैं चाहता हूँ रिसर्च बेस्ड मेरी मास्टर्स हो। तो वो ऑप्शन मैं देख के जो है वो जामिया मिलिया से मैंने छोड़ दिया, फिर साउथ कोरिया आ गया था। हम्म। तो साउथ कोरिया में आपने ठीक उसी कोर्स में एडमिशन दिया जिस कोर्स के तहत आप जामिया मिलिया में पढ़ते थे? जामिया मिलिया में मैंने MSc इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया था। तो ओके। साउथ कोरिया में मैं फिर MSc फिजिक्स में आ गया था, पर रिसर्च जो है ओके। वो मोर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ही थी। ओके फाइन। हमें ये बताइएगा, चूंकि आपने तो ये बताया कि आपके जो सीनियर्स थे वो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइड साबित हुए, क्योंकि जी। आपको भी उनके जरिए से ये मालूमात हुई कि वहां मैं ये कोर्स कर सकता हूँ या यहाँ वहां मैं रिसर्च कर सकता हूँ। अ, क्या तरीका रहा अप्लाई करने का, किस तरह से आपने अप्लाई किया? जनरली अगर मैं बात करूं, अगर चाहे मास्टर्स करना हो या PhD अंडर ग्रेजुएट के बगैर,
मास्टर्स, मखसूस मास्टर्स और पीएचडी के लिए, तो नॉर्मली जो बाहर का अप्रोच रहता है, खासकर एशियन कंट्रीज का, ये ओवरऑल बाहर भी, यूरोप में या यूएस या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अच्छा। तो हमेशा अप्रोच ये रहता है कि जो प्रोफेसर्स है उन्हें कांटेक्ट करना रहता है। एक एक ओके। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका रहता है कि आप यूनिवर्सिटी अप्लाई करें। तो यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर सिस्टम से पूरा मेरिट ये सब देख के, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के, वो चेक करके फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट प्रोफेसर्स को दे देते हैं। तो आप फिर वो प्रोफेसर जो है वो रिव्यू करते हैं स्टूडेंट्स के हम्म। डॉक्यूमेंट्स, उसी बेसिस पे वो सिलेक्ट करते हैं। ये तो अच्छा। एक तरह से ओवरऑल प्रोफेसर ही जो है वो डिसाइड करता है कि उसे कौन से स्टूडेंट्स चाहिए। तो हम्म। एक तरीका है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर्स को ही अप्रोच करें। जैसे कि जैसे जो अप्रोच मैंने अपनाया था, जिसके लिए मुझे गाइड किया गया था कि यूनिवर्सिटी कोई सर्च करे, जैसे गूगल में सर्च करेंगे हम्म। यूनिवर्सिटीज इन कोरिया, तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज सामने आती है। तो उसी में से एक एक यूनिवर्सिटी जो देखना, या उस यूनिवर्सिटी में फिर डिपार्टमेंट में जाके, और डिपार्टमेंट फिर प्रोफेसर्स को देखना, उनकी प्रोफाइल चेक करना कि उनकी रिसर्च क्या है, वो किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो या उनका पास रिसर्च क्या रह चुका है। तो वो रिसर्च देख के और अपना इंटरेस्ट देखे कि वो मैच हो रहा है, कि मैं फला, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे रिसर्च करना चाहता था, और तो मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो फिर उसमें मैंने अपनी जो प्रोफेसर देखा था, तो मैंने सोलर सेल डिवाइसेस पे रिसर्च देखी, जो ऑर्गेनिक सोलर सेल और पेरोव्स्काइट सोलर सेल। तो ओके। ये मेरी इसमें मेरी दिलचस्पी थी। तो फिर मैं इसी रिलेटेड प्रोफेसर्स को ढूंढ रहा था, उनकी प्रोफाइल को चेक करता था। तो जी। फिर जब प्रोफाइल को चेक किया, तो उसी हिसाब से फिर प्रोफेसर्स को ईमेल करना किया कि मैं आपकी लैब में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा मेरा हम्म। रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो फला है, तो वो आपके रिसर्च से मैच होता है। और फिर यही कि अगर आपके लैब में जो है वैकेंसी है, तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि आपके लैब में ज्वाइन कर लूँ। तो फिर और अपना सीवी फिर उन्हें सेंड कर देते हैं। तो उसके बाद अगर उनका रिप्लाई आता है कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, पहले डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं वो, और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इंटरव्यू में फिर वो हमारे बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं। खासकर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जब जो अपने रिसर्च इसमें प्रोसेस में, एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो जो प्रोफेसर्स को नीड चाहिए जो स्टूडेंट्स में, वो ज़्यादा ये होना चाहिए कि स्टूडेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ। ये चीज़ वो देखते हैं कि वो क्वेश्चंस इस तरीके से करते हैं कि उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि ये इंटरेस्टेड है, तो भले ही फॉर एग्जांपल वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछे सब्जेक्ट रिलेटेड, तो शायद उस टाइम जो स्टूडेंट जो वो जवाब ना दे पाए, पर स्टूडेंट्स की जो दिलचस्पी देख के वो उसे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर उसे अपने अंडर मास्टर्स या पीएचडी जो है वो उसे गाइड करते हैं। Over the past several years, the private schools have assumed a major role in education sector. 99% of the first 20 positions are from private schools. 98% of the students who achieve distinctions are from private schools. 94% of the students who achieved first division are from private schools. दुनिया में कई सारी कंट्रीज है और कई सारी कंट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। ऐसे में आपने साउथ कोरिया का ही इंतखाब क्यों किया? इसके पीछे कोई खास वजह? खास वजह है एक, ये कहूँ, मैं ऑनेस्ट रहूंगा इस बात पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी एनकरेजमेंट मिले। या। खास ये है कि एक तो साउथ कोरिया या एशियन कंट्रीज में, खास साउथ कोरिया, जापान, चाइना या ताइवान या सिंगापुर भी, तो हम्म। ये इनमें जो है मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए एडमिशन करने में यूँ कहूँ वो काफ़ी इजी है एज अच्छा। कंपेयर टू यूरोप या यूएसए। तो और एज इजी इसलिए क्योंकि ये
जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ज़्यादा देखते हैं, उनके मेरिट्स हाँ। को, वो उनकी नॉलेज को, करंट जो उस टाइम नॉलेज, क्योंकि इनका ये फंडा ये है कि बंद स्टूडेंट जब आ जाए तो जब काम करेगा, जब रिसर्च करेगा तो सीखेगा, अपने आप सीखेगा। जो चीज़ नहीं अच्छा। मालूम होगी वो हम सिखा देंगे, वो हम उसे हाँ हाँ। सीखने के लिए बता देंगे। तो ओके। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो स्टूडेंट सीख लेगा, स्टूडेंट जो है वो रिसर्च सीखेगा, वो आउटपुट देगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो भले ही आप उसे कितना भी सिखाएं, वो जो है कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ इनमें ये रहता है। और मेरा जो मेरिट, मैं अपना यूँ कहूँ ग्रेजुएशन में जो मेरा परसेंटेज थी वो इस लेवल की नहीं थी कि मैं यूरोप जा सकूं, क्योंकि यूरोप ओके। में जाना हाई कॉम्पिटिटिव है और मैं हम्म। बाहर जाना भी चाह रहा था। और यूरोप जाने के लिए मुझे अपना मेरिट हाई करना था, तो उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग था। तो मैंने सोचा कि लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो सिमिलर है और रिसर्च जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है साउथ कोरिया में, जो मेरे ग्रेट। सीनियर्स। तो फिर मैंने एक यही प्रोसेस अप्रोच किया था। तो प्रोफेसर्स के साथ जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्हें मेरे में दिलचस्पी दिखी और जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे उसका मैंने फिर बहरहाल फिर उस टाइम जवाब दिया था। तो उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट लगा हम्म। मेरे में, तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया था। तो दो वजह थी, एक तो मेरिट का मैं ये कहूँ, और दूसरा ये कि जो मेजर था वो यहाँ हम्म। की जो रिसर्च है वो रिग्रेसिव है एज कंपेयर टू यूरोप में। अच्छा। यूरोप में यहाँ की रिसर्च ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है। हम्म। तो इनका जो ये यूँ कहे वर्कोलिक लोग हैं, इन्हें सिर्फ काम चाहिए, काम, खाना और सोना, ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें इनके लिए ज़रूरी है। अच्छा। सो काम ये ज़्यादा करते हैं, बिना काम के इन्हें सुकून नहीं मिलता। तो ठीक। मैंने सोचा कि मेरा प्लान यही था कि मैं फिर यूरोप की तरफ जाऊं मास्टर्स के बाद। और मैं सोचा साउथ कोरिया जाना है, जाएंगे तो मास्टर्स में रिसर्च के साथ पब्लिकेशंस जो है वो पॉसिबल है। उस पब्लिकेशंस के बेसिस पे एक थोड़ा सा जो है एक लेवल सीवी का वो बेहतर हो जाएगा। और बेहतर होगा। तो फिर उस बेसिस पे मैं फिर किसी और दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ पे जब मास्टर्स में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दो पब्लिकेशंस जो है वो हुई, तीन पब्लिकेशंस हुई, जिसमें एक दो जो है वो फर्स्ट ऑथर हुई और एक एज ए सेकंड ऑथर हुई। ग्रेट ग्रेट। ये ऑनेस्टली आपने बात सामने रखी, ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाएगी जरूर जो समझते हैं कि वो एवरेज स्टूडेंट है और परसेंटेज उतनी हासिल नहीं की है। अब जब आपने उनके कानों में ये बात डाल दी है कि नहीं जी आप भी अप्लाई कर सकते हैं, तब अगर आप में पैशन हो, जज्बा हो कुछ करने का, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो यूरोप का रुख करें। वो एशियन कंट्रीज इतनी सारी है और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, उनका भी इंतखाब कर सकती हैं वाइजली। तो एक रास्ता तो आपने उनके लिए बना लिया। हमें ये बताइएगा कौसर, अब जो आप डॉक्टरेट कर रहे हैं अभी इस वक्त साउथ कोरिया में ही जी एक मखसूस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, ये भी क्या स्कॉलरशिप के तहत ही आप वहाँ कर रहे हैं? जी, मेरा मास्टर्स भी 100% स्कॉलरशिप पे ही हुआ था और मेरा हम्म। पीएचडी भी 100% स्कॉलरशिप पे हुआ था। यूनिस्ट में जो हम्म। स्कॉलरशिप्स वो प्रोवाइड करते हैं, एक तो गवर्नमेंट, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और यूनिस्ट की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप होती है। तो मेरा जो, जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा वहाँ पे फिर कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे मेरा एडमिशन हुआ था। तो उसमें ग्रेट। 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप में थोड़ा सा ये कहूँगा कि स्कॉलरशिप जो नॉर्मली हम समझते हैं, एक तो स्कॉलरशिप के साथ दूसरा स्टाइपेंड भी आता है, जिसमें हाँ। आपके रोज़मर्रा के खर्चे और आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो पूरी ज़रूरतें वो पूरी हो जाए। कोरिया में या खासकर कोरिया या एशियन कंट्रीज में, अगर आप जब आप मास्टर्स करें या पीएचडी करें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता है। तो आप जो है मास्टर्स में आपको अपने ज़ाती खर्चात के लिए भी पैसे मिलते हैं, आपका रहना करना वो सारा इसमें कवर हो जाता है।
तो मास्टर्स में भी मेरा स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप थी, और उसके बावजूद मेरी स्टाइपेंड भी आती थी, और उसके से मैं अपना पूरा खर्चा निकालता था। मैंने मास्टर्स में अपने घर से जो है कभी कोई पैसा नहीं मंगाया यहाँ पे कोरिया में। और अभी पीएचडी में भी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे पीएचडी ज्वाइन की, और यहाँ पे भी स्टाइपेंड और 100% स्कॉलरशिप है। तो जो है पैसे की फिक्र रहती है कि कैसे खर्चा निकाले, क्या करे, उस चीज की यहाँ पे कोई परेशानी नहीं रहती। अगर आप इस शशोपंज में हैं कि आप 9वीं या 12वीं जमात के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस मशवरे की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा डिसिप्लिन आपके कैरियर के लिए ज़रूरी है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर लीजिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वही तो बड़ी बात है, इसलिए तो हमने इस सीरीज का आगाज किया। इसलिए तो हमने सोचा कि ये सीरीज के जरिए से हम उन बच्चों के, उन वालिदैन के खर्चा दूर करें जो ये सोचते हैं कि अगर बाहर बच्चे को पढ़ने भेजें तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, यहाँ से हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने हमें तफसीलन कहा कि आपने एक पैसा भी घर से नहीं मंगवाया है, मेरे ख्याल से अब कई सारे बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। खैर, आपसे एक और चीज हाँ हाँ, मैं ऐड प्लीज करना प्लीज। चाहूंगा, खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा। हमारा जो अक्सर जो परेशानी रहती है जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं सिक्योरिटी के, कि बाहर जो है वो सिक्योरिटी कैसी है, पता नहीं कैसा माहौल है, हम कैसे सिक्योर रहेंगे। मैं साउथ कोरिया में अभी 3 साल रह चुका हूँ। हाँ तो मुझे फिलहाल नहीं लगता कि ऐसी जैसी सिक्योरिटी साउथ कोरिया में है ओवरऑल किसी के लिए भी, मुझे नहीं लगता वो कहीं और पे होगी। चाहे फीमेल हो या मेल हो, यहाँ पे इवन कि अगर कोई फीमेल रात के 2 बजे 4 बजे बाहर जैसे टहलने के लिए निकले, तो ऐसी कोई उस मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई किसी फीमेल में कोई डर हो कि अब मैं बाहर निकलूंगी तो क्या, मैं यूँ अंदाजा लगा 4 बजे बाहर निकलना सुबह के, या 3 बजे, या देर सवेर से 11-12 बजे बाहर निकलना अकेले, अगर रास्ता भी अकेला हो। और फिर बंदे को नॉर्मली डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, या बाहर जैसे भूत का भी डर रहता है तो यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है कि भूत के भी जो ख्यालात है वो जहन में नहीं आते। ओके ग्रेट, आपकी बातें सुनकर मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों ना मैं भी अब अप्लाई करूं और मैं भी डॉक्टरी के लिए बाहर ही जाऊं। खैर, कौसर, आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। अ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप इंशाल्लाह आने वाले सालों में अपना जो डॉक्टरेट है वो भी कंप्लीट करेंगे, और जो आपका रिसर्च का जो मेन थीम है वो जरूर जानना चाहेंगे, वो क्या है और आपके जरिए से हमें क्या नया देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ। मेरी करंट रिसर्च जो है वो एलईडीज पे है, नैनो पिलर एलईडीज पे। तो इसमें जो हमारी रिसर्च है वो नैनो पिलर्स में हम पिक्सल्स एक ही जैसे एलईडीज में एक तो एक एक एलईडी रहती है, नॉर्मली जो एलईडी हमारे पास स्क्रीन रहता है तो उसमें 3 पिक्सल्स रहते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो रेड, ब्लू और ग्रीन ये अलग अलग छोटी छोटी पिक्सल्स माइक्रो साइज के होते हैं, माइक्रो साइज की। तो और इन्हें जो जब हम इसे फॉर्म बनाते हैं तो इन्हें अलग अलग बनाना पड़ता है। तो फिर अलग अलग बनाएंगे, इन्हें जोड़ना पड़ता है रेड, ब्लू और ग्रीन, तो फिर एक पिक्सल बन जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं कि किसी न किसी तरह जो है तीनों पिक्सल्स को जो है एक ही डिवाइस में वो हम बनाए, ताकि अलग अलग से जो फॉर्मेट ना करना पड़े। तो हमारे रिसर्च में जो है हम नैनो पिलर फॉर्मेट कर लेते हैं डिफरेंट डायमीटर्स के, जो डायमीटर्स जो है वो उनकी वेवलेंथ को एडजस्ट करते हैं। तो उसी डायमीटर को हम जो है 3 डिफरेंट डायमीटर्स दे देते हैं, जिससे हमें रेड कलर या ब्लू कलर और ग्रीन कलर मिल जाता है। तो हम उन्हीं 3 नैनो पिलर, वो डिफरेंट अमाउंट्स के नैनो पिलर जो होते हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो उन्हीं से फिर हम एक ही डिवाइस पे जो है ये तीनों पिक्सल्स बना सकते हैं। और फिर इसमें फिर एप्लीकेशंस काफ़ी रहती है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, सस्ता
पड़ता है फिर मार्केट में, और जो छोटी छोटी स्क्रीन्स होती हैं, जैसे हम VR सेट यूं कहें, या हमारी घड़ी जो आती है उसमें छोटे स्क्रीन्स होते हैं, तो उसमें जो कंट्रास्ट होता है वो काफ़ी हाई आ जाता है, पिक्चर जो है काफ़ी क्लियर आ जाती है। जो स्मॉल स्क्रीन्स रहती है वो काफ़ी, उनमें जो इमेज क्वालिटी है वो हाई हो जाती है। ग्रेट। अभी जो आपका ये रिसर्च है वो किस हद तक कंप्लीट हुआ है? अभी तो फिलहाल मैंने इसी साल ज्वाइन किया हुआ है, तो अभी स्टार्टिंग की मैं अभी इसमें रिसर्च कर अभी रहा हूँ। स्टार्टिंग की है तो खैर हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपको इस नेक मकसद में कामयाब करे। इंशाल्लाह। आपसे ये सवाल जरूर रहेगा इस बीच, जब पहली दफा आपको स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाना था, साउथ कोरिया जाना था, तो पेरेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल रहा? उन्होंने क्या कहा? मेरे पेरेंट्स तो हमें हमेशा इनकरेज ही करते थे कि हम जो हमारे मेरे भाई बहन है सबको इनकरेज ही करते थे कि आप बाहर मतलब इन द सेंस अच्छी पढ़ाई, जहाँ हम्म। कहीं से भी पढ़ाई अच्छी पढ़ाई मिले वहाँ से वहाँ पे जाएं। तो पेरेंट्स का जो है वो सपोर्ट रहा, इनकरेजमेंट रहा हमेशा। तो जब बाहर जब दिल्ली आए तो, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए, तो उनमें वो खुशी आ जाती थी कि नहीं, बंदा जो है किसी बाहर जो है अच्छी जगह पे पढ़ाई कर रहा है, तो उन्हें अच्छा फख्र महसूस होता था। तो फिर जब बाहर साउथ कोरिया में आना हुआ और स्कॉलरशिप है, तो वो चीज़ें भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करती थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी देती थी। जी, यकीनन ये खुशी की बात ही होती है पेरेंट्स की, जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा काफी आगे है और अपने जो उनका गोल होता है उसके बहुत करीब है, तो ये जाहिर सी बात है, खुशी की तो बात है ही। हमें ये बताइएगा, इस बीच आपने यहाँ भी पढ़ाई की, यानी कश्मीर में भी आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप दिल्ली चले गए, वहां पर भी आपने पढ़ाई का माहौल देखा, उसके बाद आप साउथ कोरिया गए, वहां पढ़ाई का माहौल देखा, क्या डिफरेंस आपको महसूस हुई, किस तरह से? अ, मैं साउथ कोरिया की तालीम के हवाले से शुरू करूँगा। साउथ कोरिया में जो यहाँ की तालीम जो है वो वर्ल्ड की टॉप ये इसमें आती है। इनका तौर तरीका पढ़ाई करने का, चाहे स्कूलिंग हो या यूनिवर्सिटी हो, और इनकी तालीमात में, जैसे मास्टर्स में, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मैं रिसर्च बेस्ड अपनी पढ़ाई करना चाहता था मास्टर्स में, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट तक जो नॉर्मली थोड़ा एकेडमिक नॉर्मली पूरा थ्योरेटिकल, उसमें प्रैक्टिकल काफ़ी कम होता था। तो जब वो चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए परेशान कुन थी, क्योंकि ज़्यादातर जो है चीज़ें याद करनी पड़ती थी। तो मैं ज़्यादातर यही चाहता था कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ें कर लूँ, और यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीर में जो है ये अवेलेबल अंडर ग्रेजुएट में, तो नॉर्मली जैसे फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आप इंटर्नशिप करते हैं, या वो भी चाहे अगर आप बैचलर्स करें, सॉरी अगर आप इंजीनियरिंग करें, तो आपको जो है आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर लीजिए। जैसे BSc में प्रोजेक्ट नहीं मिलता, मास्टर्स में हम्म। जो अगर मास्टर ज्वाइन करें तो मास्टर्स में भी फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट मिलता है, और हम्म। मास्टर्स के दौरान जो है आपके पास ऑप्शंस रहता है कि आप किसी प्रोफेसर को अप्रोच करें, क्योंकि रिसर्च पर आपके पास टाइम नहीं होता उतना कि आप प्रोफेसर्स हाँ। को जो है अप्रोच करें कि उनकी रिसर्च में वो इंटरेस्ट है, उनके साथ काम करना चाहते हैं। कोई जो है बहुत कम ऐसे होते हैं जो शायद मास्टर्स में रिसर्च मास्टर्स के दौरान ही रिसर्च में ये शुरुआत करते हैं, तो वो भी फाइनल ईयर में, या जो उन्हें फाइनल प्रोजेक्ट मिलता है। तो साउथ कोरिया में यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में ही आप किसी प्रोफेसर के साथ जो है आप किसी रिसर्च में पार्ट ले सकते हैं। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपको जो है अंडर ग्रेजुएशन में ही आपको ज़्यादा ये चांसेस दिया जाएगा कि आप जो है मौका, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा आपको कि आप जो है पूरा ज़्यादातर टाइम अपना जो रिसर्च में ये कर लें। जो हम्म। मास्टर्स में यहाँ पे जो मास्टर्स में हिंदुस्तान में जो होता है रिसर्च के हवाले से, वो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन में शुरू हो जाता है। तो मास्टर्स और PhD में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रिसर्च ओरिएंटेड, और पूरा प्रोसेस सारा सेम ही रहता है। आपको जैसे कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं, वो सेम ही रहता है, अगर आप PhD ज्वाइन करें, अगर आप मास्टर्स ज्वाइन करें। फॉर एग्जांपल अभी यूनिस्ट में मैंने ज्वाइन किया PhD,
तो और मेरे साथ मेरी जो लैब में है वो एक मास्टर स्टूडेंट भी है। तो हम जो है एक ही साथ एक ही क्लास में जो कंप्रेहेंसिव सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं। अच्छा। जो सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट मैं भी पढ़ता हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और रिसर्च भी हम सेम ही करते हैं। फर्क अच्छा। ये है कि मेरा लेवल जो है वो पीएचडी का है, वो उसका लेवल मास्टर्स का है। तो डिफरेंस ये है कि प्रोफेसर जो है वो उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देगा सीखने के लिए, या उसे कुछ काम थोड़ा सा कम देगा, और मेरे ऊपर काम ज्यादा होगा। फर्क सिर्फ इतना ही रहता है। बाकी एक मास्टर स्टूडेंट जो रिसर्च करता है और एक पीएचडी जो रिसर्च करता है, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। अच्छा फर्क ये जी। सिर्फ थोड़ा ये रहता है कि पीएचडी वाला जो स्टूडेंट है वो, फॉर एग्जाम्पल पेपर अगर लिखना होगा तो पेपर खुद हाँ हाँ। लिखता है। मास्टर जो स्टूडेंट है वो उसे स्टार्टिंग टाइम होता है, तो उस टाइम वो थोड़ा थोड़ा सा पार्शियली जो है पेपर लिखता है या एनालाइज वो चीजें सीखता है। तो जो हम पीएचडी के दौरान वहाँ पे इंडिया में जो सीखते हैं, पहले जैसे पहले साल हमें कंप्रेहेंसिव वहाँ पे भी होता है, तो पहले साल हम पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी सीख लेते हैं, रिसर्च हाँ कैसे हाँ। करते हैं, प्रोजेक्ट टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, प्रपोजल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे वो चीजें मास्टर्स में होती है। तो हम्म। पीएचडी में जो है आप फुल फ्लेज रिसर्च करते हैं, और मास्टर्स में वो चीजें आप सीखते हैं जो आप वहाँ पे पीएचडी के 1-2 साल सीखते हैं, वो यहाँ पे आप मास्टर्स में सीखते हैं। सीखते हैं जी। कौसर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो उल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अभी जेर तालीम हैं, वहाँ आप कितने ऐसे तलबा देखते हैं जो कश्मीर से हो या जो इंडिया से हो? कश्मीर से तो वहाँ पे कोई स्टूडेंट दूसरा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ मैं ही एक कश्मीरी स्टूडेंट हूँ, और बाकी जो इंडिया की दूसरी स्टेट्स है, वहाँ से मैंने काफ़ी वहाँ पे स्टूडेंट्स देखे। दिल्ली से खासकर जो तमिलनाडु, केरला, यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पे। ओवरऑल कोरिया में तमिलनाडु या साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो सेंट्रल इंडिया है या नॉर्थ इंडिया है। अच्छा, एक मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होगा सेशन का। वो ये कि हम जानते हैं कि कश्मीर में किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वेदर कैसा रहता है। वहाँ साउथ कोरिया में कैसा वेदर वगैरह, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं? यहाँ का क्लाइमेट सेम कश्मीर जैसा ही, यहाँ पे उतना ओके। फर्क ओके। नहीं है। मैं टेम्परेचर महसूस भी आपको नहीं हो रही। टेम्परेचर यहाँ पे हाई नहीं होता, जैसे कश्मीर में 30, 30, 31, 32 होता है, यहाँ पे भी मैक्सिमम उतना ही है। हाँ, सर्दियों में थोड़ा सा यहाँ पे सर्द हवाएं ज़्यादा तेज़ चलती है एज कम्पेयर टू कश्मीर में। ओवरऑल फिर टेम्परेचर बहरहाल सिमिलर ही है कश्मीर एज कम्पेयर टू कश्मीर। मौसम 4 यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। हम्म। अभी जो आपको स्टूडेंट देख रहे हैं, आखिर पर उनके लिए मैसेज क्या कहना चाहेंगे? वहाँ साउथ कोरिया में बैठ के हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट जो कश्मीर में बैठे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से मैसेज तो यही होगी कि आप में जो इंटरेस्ट है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही कहूँगा, ये अपने इंटरेस्ट में जो है वो स्ट्रांग रहे, उसके लिए जो है जदोजहद करते रहें। तो जदोजहद जब तक आप जारी रखेंगे तो जो है आपको कामयाबी मिलेगी। आपने जब जदोजहद अपने इंटरेस्ट जब लूज किया तो उसमें कामयाबी फिर नहीं मिल सकती। और मौके जो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है इस पूरी दुनिया में, बाहर मुल्कों में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बस दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है और बाहर कदम रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर, आपने हमें ये कीमती वक्त दिया। हम जानते हैं कि आपको कहीं जाना था, लेकिन आपने इस मीटिंग के लिए वो पोस्टपोन ही किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 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 हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में थैंक्स बुलाने अ के लिए। लॉट फॉर बीइंग।